हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में धातुओं के बारे में पढ़ लिया था। धातुओं के उपयोग और उनसे बनने वाले अयस्क के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ चैप्टर हैं वो इस साल के लिए इसमें से हटाएं, केवल 2021 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए हटाए गए, अदर एग्ज़ाम के लिए नहीं हटाए गए हैं ये। तो चलिए आज हम देखते हैं अधातुओं के बारे में। तो हम लोग शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ जाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अधातुएं क्या होती हैं। अधातुएं वे तत्व हैं जो नंबर 1 ऊष्मा की कुचालक होती हैं, नंबर 2 है विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि इनमें विद्युत का चालन करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, किंतु ग्रेफाइट के रूप में कार्बन विद्युत का सुचालक होती है। लेकिन जो पेंसिल आप लोगों ने देखी, पेंसिल के अंदर जो निप होती है वो क्या होती है, ग्रेफाइट होती है। तो उस पर क्या होती है, लाइट का प्रवाह हो जाता है। चलिए नंबर 3 देखते हैं हम लोग। भंगुर होती हैं अर्थात हथौड़े की चोट करने पर टुकड़ों में टूट जाती हैं। गैस व द्रव अधातुओं को छोड़कर, जैसे गैस और जो द्रव होती हैं इनको छोड़कर, गैस व द्रव को छोड़कर ये आघातवर्ध व तन्य होती हैं। नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। नंबर 4 है चमकदार नहीं होती हैं किंतु आयोडीन चमकदार सतह वाला होता है। ये चमकदार नहीं तो, लेकिन जो आयोडीन होता है I2 जो होता है वो कैसा होता है, चमकदार सतह वाला होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 5 नंबर है मेरे पास, ये मुलायम होती हैं किंतु हीरे के रूप में ये कार्बन अत्यधिक कठोर होता है। लेकिन ये मुलायम होते हैं, लेकिन हीरा जो है वो कैसा होता है, कठोर होता है। चलिए नंबर 6 देखते हैं हम लोग। नंबर 6 है मेरे पास कि ठोस द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठोस अधातुएं जैसे कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये ठोस होती हैं। द्रव अधातुएं कौन कौन सी हैं, ब्रोमीन है व गैस हैं। और अधातुएं जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, गैस में ये पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर पॉइंट क्या है, निम्न गलनांक व निम्न क्वथनांक वाली होती हैं किंतु हीरा उच्च गलनांक, हीरे का जो गलनांक होता है कितना होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। तो आपको जब भी ऑप्शन में मिलेगा हीरे का गलनांक तो 3500 से ऊपर वाले पे ही टिक करें आप लोग, वाला है। नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। नंबर 8 क्या है, निम्न घनत्व वाली होती है, मतलब इनका जो घनत्व होता है कैसा होता है, कम होता है। और नंबर 9 मेरे पास है अध्वनिज होती हैं, मतलब अध्वनिज मतलब होता है कि इनमें ध्वनि नहीं होती है, अर्थात किसी वस्तु से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। चलिए हम लोग देख लेते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो फ्रेंड जो बच्चे 2021 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ये चीज़ नहीं पढ़नी है, ओके। तो उनको ये चीज़ नहीं पढ़नी है, लेकिन अदर बोर्ड में जैसे MP है, राजस्थान, बिहार है, तो वहाँ पे ये चालू हैं, तो वहाँ के बच्चों को उनको पढ़ना है। यूपी बोर्ड के बच्चों को ये वाली हेडिंग नहीं पढ़नी है। रासायनिक अभिक्रियाओं, ये वाली जो हेडिंग है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म नहीं पढ़ने हैं। यूपी बोर्ड के बच्चे आप लोग खास कर ध्यान रखें, इस बार जो 30% सिलेबस कम किया गया है उसमें ये जो हेडिंग थी उसको कट किया गया है। तो आप लोग इस बार उसको ना पढ़ें। 2021 में जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे वो ना पढ़ें, उसके बाद आप लोगों को देखेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो नंबर 1 मेरे पास धातुओं का वायु में दहन, मतलब धातुओं को वायु में जलाना। दहन में होता है वायु में जलाना। तो क्या, जब धातुएं वायु में जलाई जाती हैं तो वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। अधिकांश ये ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते, क्षारीय होते हैं। और लिटमस, जो लाल लिटमस होता है, लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो चलिए हम रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन क्या है मेरा, धातु प्लस ऑक्सीजन, एरो क्या बन गया, धातु ऑक्साइड बन गया। जैसे यहाँ पे हम किसी की भी क्रिया करा दें, जैसे धातु एक ले लें, हम मान लीजिए हमने ले ली Zn प्लस O2, हम क्रिया कराएं तो क्या होगा, ZnO बनेगा प्लस नवजात ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। तो ये रिएक्शन होगी, ओके। चलिए और हम लोग देख लेते हैं क्या है। ऑक्सीजन के साथ धातुओं की अभिक्रिया तीव्रता धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
इसमें मेरे पास हेडिंग है नंबर 1, कमरे के ताप पर अभिक्रिया। हेडिंग क्या है? कमरे के ताप पर अभिक्रिया। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसी अत्यंत अभिक्रियाशील धातुएं कमरे के ताप पर वायु के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती हैं। क्या करती हैं? आग पकड़ लेती हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। तीव्र अभिक्रियाशील होने के कारण इन 4 धातुओं को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो ये क्या करती हैं? वायु की उपस्थिति में ये क्या करती हैं? आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इनको किस में रखा जाता है? केरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है। क्वेश्चन आता है कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्यों? तो इसी के कारण रखा जाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे नोट है ये क्या है, देखिए, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अविलय है। मतलब जितनी भी धातुएं होती हैं वो ज़्यादातर तो ऐसी होती हैं जल में नहीं घुलती हैं, किंतु कुछ धातु ऑक्साइड हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम ऑक्साइड है, जल में विलय होकर क्षार बनाती हैं। क्या बनाती हैं? क्षार बनाती हैं। जबकि अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे रिएक्शन मेरे पास Na2O प्लस H2O और इनकी क्रिया करना है, क्या बन गया? NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसको हम लोग कहते हैं क्षार। नंबर 12 है मेरे पास, गर्म करने पर अभिक्रिया। मतलब जब हम इसको गर्म करें, अभी किस पे थे? हम कमरे के ताप पर थे, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको गर्म करने में। तो मैग्नीशियम धातु गर्म करने पर वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। चलिए रिएक्शन देखते हैं हम लोग। तो क्या 2Mg प्लस O2 एरो गैंग क्या बनेगा? MgO बनेगा। और जब एल्युमिनियम को हम लोग वायु के साथ गर्म करते हैं तो 4Al प्लस 3O2 एरो गैंग क्या बने? Al2O3। इसको हम लोग बोलते हैं एलुमिना बोलते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। बनने वाला एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसा होता है? उभयधर्मी होता है। यह अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकृति दर्शाता है। यह ऑक्साइड अम्ल व क्षार दोनों अभिक्रियाओं पर लवण व जल बनाता है। जिंक ऑक्साइड की जो जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड भी क्या होता है? उभयधर्मी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नंबर 7 है मेरे पास, तीव्र गर्म करने, मतलब बहुत अधिक तेज़ी से गर्म करने पर क्या होता है? देखो, कॉपर जैसी कम अभिक्रियाशील धातु तेज गर्म करने पर वायु में नहीं जलती हैं, लेकिन काफ़ी देर तक गर्म करने पर ये वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर सेकेंड, जो काला सेकेंड होता है, कॉपर होता है ना, काला कॉपर होता है, उसको हम बोलते हैं कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनाती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्या हम मेरे पास है 2Cu प्लस O2, तो एरो गैंग क्या बनेगा? 2CuO। आयरन जो है, आयरन का टुकड़ा तीव्र गर्म करने पर वायु में जलता नहीं है, किंतु बर्नर ज्वाला में आयरन का बुरादा तेज़ी से जलता है। सिल्वर व गोल्ड जैसी धातुएं उच्च ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं। मतलब जो अगर सिल्वर और गोल्ड जो हैं ये उच्च ताप पर क्या है? ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं। और जो मेरे पास कॉपर होता है वो गर्म करने पर नहीं जलता, लेकिन बर्नर जो है, बर्नर पे अगर हम जलाएं तो उसका जो बुरादा होता है वो बहुत तेज़ी से जलता है। चलिए नंबर 2 देखते हैं हम लोग। नंबर 2 है मेरे पास, जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। तो जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया देख लेते हैं हम लोग। जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया तीव्रता भी धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। जो जल के साथ धातुओं की जो अभिक्रिया है वो तीव्रता भी क्या है? धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ, कुछ गर्म जल के साथ, कुछ केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। मतलब कुछ जो होती हैं वो ठंडे जल के साथ क्रिया करती हैं, कुछ गर्म जल के साथ क्रिया करती हैं, और कुछ जो हैं वो किसके साथ? भाप के साथ ही क्रिया करती हैं। और कुछ तो भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती, मतलब कुछ ऐसी धातु जो भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। जल के साथ धातु अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस देते हैं, जबकि भाप के साथ धातु है अभिक्रिया कर क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस देते हैं। मतलब दोनों चीज़ें सेम ही देते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं नंबर 1। पहले हम देखते हैं ठंडे जल से अभिक्रिया। नंबर 1 मेरे पास है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। तो ठंडे जल के साथ हम लोग अभिक्रिया देते हैं। सोडियम व पोटेशियम धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया
करती है। सोडियम और जो पोटेशियम है वो किसके साथ क्रिया करती है, ठंडे जल के साथ अब क्रिया करती हैं। तो हमने ले लिया पोटेशियम 2K + H2O, आयरो के यहाँ क्या बनेगा 2KOH + H2 गैस और प्लस हीट। तो क्या निकलेगा यहाँ से 2KOH बनेगा प्लस H2 बनेगा प्लस हीट, मतलब ऊष्मा बाहर निकलेगी। उसके बाद आता है यह है अब क्रिया ऊष्मा छेपी होती है। हम लोगों ने बताया ऊष्मा छेपी क्या, जिसमें ऊष्मा निकलती है, तो यहाँ से ये हीट निकल रही है। तो ऊष्मा छेपी फलस्वरूप बनने वाली गैस हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या करती है, आग पकड़ लेती है। कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके इतनी ऊष्मा पैदा नहीं कर पाता कि हाइड्रोजन गैस जल सके, किंतु बनने वाली H2 गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह से चिपक जाते हैं, जिससे वह जल में तैरने लगती है। तो जो हाइड्रोजन गैस के जो होते हैं तो वो किस में चिपक जाती है, कैल्शियम में की सतह में जो चिपक जाती है, तो क्या होता है वो पानी में तैरने लगती है। चलिए इसके रिएक्शन से, तो कैल्शियम मतलब Ca + H2O, तो एरोगन क्या है CaOH का होल ट्वाइज प्लस H2, इसको CaOH का जो होल ट्वाइज है इसको हम लोग बोलते हैं भुजा चूना। क्या बोलते हैं हम लोग, भुजा चूना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 12 है मेरे पास गर्म करने पर। तो गर्म जल के साथ अब हम धातु की क्रिया किसके साथ कराएंगे, गर्म जल के साथ। तो मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अब क्रिया करता है एवं बनने वाली हाइड्रोजन गैस के बुलबुले सतह से चिपकने के कारण भी जल में तैरने लगते हैं। तो ये क्या होते हैं, चलिए हम रिएक्शन देखते हैं। Mg + 2H2O आयरो गैंग बनेगा MgOH का होल ट्वाइज प्लस H2 गैस। अब हम लोग देख लेते हैं भाप के साथ अपक्रिया। तो क्या एल्युमिनियम जिंक आयरन जैसी कम अपक्रियाशील धातुएं भाप के साथ अपक्रिया कर धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्या 2Al + 3H2O आयरो गैंग क्या अपना Al2O3 + 3H2। Fe आयरन की क्रिया अगर हम कराएं H2O से Fe + 4H2O आयरो गैंग क्या बनेगा FeO4 Fe3O4 + 4H2O। इसको हम लोग बोलते हैं आयरन सेकेंड और आयरन थर्ड बोलते हैं हम लोग। लेड कापर सिल्वर जैसी गोल्ड जैसी अत्यंत कम अपक्रियाशील धातुएं भाप के साथ अपक्रिया नहीं करती। मतलब ये जो लेड हैं का Pb कापर सिल्वर ये जो है वो धातु के भाप के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। चलिए नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया क्या होगी, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया कर धातु लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बना, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया कर धातु लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। रिएक्शन क्या है मेरे पास 2Na + HCl, मतलब हमने सोडियम की क्रिया किससे करा दी, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो क्या बनेगा NaCl + H2 गैस। तो धातुएं जब भी अम्लों के साथ क्रिया करती हैं तो कौन सी गैस निकालती हैं, ये हमेशा हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। चलिए आगे देखते हैं। एल्युमिनियम धातु पहले तनु HCl अम्ल के साथ धीरे धीरे अपक्रिया करता है, क्योंकि उसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की संरचित परत मौजूद होती है, परंतु इस परत के विलय हो जाने के बाद यह तीव्रता से अपक्रिया करती है। जो Na है ना उसके ऊपर एक परत होती है, तो HCl जो है वो पहले स्लो क्रिया करता है, लेकिन जैसे ही वो परत ख़त्म होती है तो ये HCl एकदम से अटैक करता है और बहुत तेज़ी से अपक्रिया होती है। तो यहाँ पे मेरे पास रिएक्शन है 2Al + 6HCl एरो क्या बनेगा AlCl3 + 3H2O। तो ये मेरे पास रिएक्शन है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। कापर जो है कापर सिल्वर व गोल्ड तनु HCl के साथ अपक्रिया नहीं करता है, क्योंकि ये धातुएं काफ़ी कम अपक्रियाशील हैं। तो जो कापर और सिल्वर जो होते हैं कम अपक्रियाशील धातुएं होते, तो ये क्या हैं HCl के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। चलिए हम लोग एक पॉइंट देख लेते हैं। वास्तव में जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, मतलब जो एक मेरी सक्रियता श्रेणी होती है उसमें जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे तनु अम्लों से अपक्रिया कर उनमें हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो क्या करती हैं, अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं। किंतु जो धातु सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे हैं वह तनु अम्लों से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग।
आयरन तनु H2SO4 के साथ निम्न अभिक्रिया करता है। मतलब आयरन जो लोहा है, अगर मैं H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराऊँ तो निम्न क्रिया करता है। क्या बना, देखो Fe प्लस H2SO4 के साथ में क्रिया कराए तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस H2 बनेगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं एक्वा रेजिया। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया क्या होता है वो हम आपको बता दें। एक्वा रेजिया होता क्या है। एक्वा रेजिया में सांद्र HCl व सांद्र HNO3 कितने अनुपात में, 3:1। कितना अनुपात आपको याद रखना, 3:1 के अनुपात में होते हैं। यह बहुत अधिक संक्षारक है, जो गोल्ड व प्लेटिनम जैसी धातुओं में विलय कर दे सका। सोने के गहनों में चमक पैदा करने का झांसा देकर सोना चुरा लेने वाले लोग प्रायः एक्वा रेजिया का ही प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब ये जो आप लोगों ने देखा हो, आप जब भी कहीं पे गोल्ड की शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि आप अपना जो पुराना सोना है उसको नया करा लीजिए, मतलब उसको धुलवा लीजिए। तो जब आप भी उसको धुलवाने के लिए देते हो तो वो नया कर दे, मतलब चमकने लगता है। तो चमकने नहीं लगता वो तो चमकने, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ सोना जो है वो काट के मतलब उससे गिर जाता है उसमें, उनके विलयन में, तो वो आपका सोना कम कर देते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये इनके झांसे में नहीं आना चाहिए और ना ही अपने सोने को धुलवाना चाहिए कभी किसी से। ओके, चलिए नंबर 4 देखते हैं हम लोग। अन्य धातु लवणों के साथ धातुओं की अभिक्रिया। मतलब जो अन्य धातु हैं उनकी हम अभिक्रिया देख लेते हैं। तो क्या है इनकी अभिक्रिया, तो हम लोग देखते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। जैसे जिंक को आयरन सेकेंड सल्फेट के विलयन में डालने पर निम्न अभिक्रियाएँ होती हैं। तो हम क्रिया देखते हैं। FeSO4 प्लस जेड मतलब जिंक है, तो हमारे क्या बनेगा यहाँ पर, ZnSO4 बनेगा प्लस Fe मतलब जिंक सल्फेट बनेगा और आयरन बनेगा। किंतु यदि आयरन सेकेंड सल्फेट के विलयन में तांबे का तार डाला जाए तो कोई अभिक्रिया नहीं होती। अगर तांबे का तार डाल दिया तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि तांबा कॉपर आयरन से कम अभिक्रियाशील होने के कारण आयरन को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता है ये। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोगों ने धातुओं के गुणधर्म देख लिए हैं। तो जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो इस साल के लिए ना पढ़ें 2021 में, लेकिन आगे के साल जब आएंगे तो आप लोगों को ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोगों नेक्स्ट लेक्चर में सक्रियता श्रेणी के बारे में जानेंगे।